नमस्कार, मैं डॉक्टर वीके गुप्ता, वीके न्यूरोकेयर हॉस्पिटल, हिसार से आपके बारे में गर्दन के दर्द के बारे में बात करना चाहता हूँ। गर्दन का दर्द एक ऐसा दर्द है जो आजकल काफ़ी कॉमन है और इसकी ओर हम लोग कई बार ध्यान भी नहीं देते हैं, क्योंकि दिन की भागा-दौड़ी, ऑफ़िस वर्क, कॉर्पोरेट वर्क उसमें हम गर्दन की ओर ध्यान नहीं देते और अक्सर कोई ना कोई पेन किलर खा के अपने आप को दर्द को कम कर लेते हैं। और आजकल तो क्या है, केमिस्ट शॉप पे जाके आप दर्द की दवा माँगिए तो केमिस्ट शॉप पे दर्द की दवा मिल जाती है। उससे जो है आपको दर्द को आराम हो जाता है। तो एक बार दर्द आराम हो जाता है तो आदमी थोड़ा-सा केयरलेस हो जाता है, उस चीज़ की ओर ध्यान नहीं देता। गर्दन के दर्द लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा गर्दन का दर्द जो आपको लंबे समय तंग करता है, कोई भी दर्द जो 2 हफ्ते से ज़्यादा तंग कर रहा है, साथ में उसके और एसोसिएटेड सिम्पटम्स हैं, जैसे चक्कर आना, हाथ-पैर में सूनापन महसूस होना, गर्दन का अकड़ जाना, बाएँ हाथ में तेज़ी से दर्द का जाना और चलने में इम्बैलेंस का बनना। ये ऐसे लक्षण होते हैं जिसमें आपको डॉक्टर के पास जाके अपने को इलाज कराने की ज़रूरत होती है। अब गर्दन का दर्द क्यों होता है? गर्दन का दर्द ज़्यादातर कारण पोस्चरल होता है, जैसे लंबे समय लैपटॉप पे लगा रहना और आजकल तो मोबाइल की एक बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है। तो मोबाइल में हर तरह से आदमी लेट कर, बिस्तर में घुस के, चेयर पे बैठ के, सोफ़े पे बैठ के, मोबाइल में गर्दन झुका के मोबाइल देखता रहता है। तो ये मोबाइल नेक सिंड्रोम इसका वर्ड दिया गया है और इसके अंदर बहुत बड़ा कारण है गर्दन का दर्द होने का, जो गर्दन का हम ध्यान नहीं रखते। और जैसे हमारी कंट्री में ऐसे भी हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज़ेज़ पे विश्वास नहीं करते कि हम रेगुलर एक्सरसाइज़ करें, ताकि बॉडी के पार्ट सारे ठीक बने रहें। तो गर्दन के दर्द के लिए पहला कारण तो जैसे मैंने बताया पोस्चरल है, दूसरा है लॉन्ग वर्किंग आवर्स है। जैसे लंबे समय कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम करते रहना, उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। तीसरा कोई भी झटके का लगना, यदि कोई आपको झटका लग जाए उससे गर्दन में दर्द हो सकता है। चौथा आपकी गर्दन के अंदर उम्र के साथ गर्दन में हड्डी बढ़ जाती है, उसकी वजह दर्द शुरू हो जाता है। पाँचवाँ आपकी गर्दन के अंदर दी डिस्क हिल जाए, तो उसकी वजह से आपको दर्द हो जाएगा। इसके अलावा गर्दन के अंदर यदि कोई इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, तो आपको दर्द हो सकता है। इसके अलावा गर्दन के अंदर किसी भी तरह की बोनी इन्फेक्शन हो जाए, तो वो भी आपको गर्दन में दर्द ला सकता है। गर्दन में जो ट्यूमर्स होते हैं, ज़्यादातर वो दर्द नहीं करते, गर्दन में नहीं करते, लेकिन क्या है कि गर्दन के पोस्चर को चेंज कर देते हैं, गर्दन के में खिंचाव ले आते हैं। लेकिन हाँ, हाथ में और पैरों में आपको कमज़ोरी और नमनेस आ सकती है, सूनापन आ सकता है। इसके अलावा बहुत बार जो हमारा जो बॉडी के दूसरे पार्ट का दर्द होता है, वो भी गर्दन के दर्द में आता है, रेफ़र होता है। तो गर्दन के दर्द को मैंने कहा आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए और इसका ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको ऐसी कोई तकलीफ़ है, तो आपको जल्द से डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब गर्दन के अंदर क्या है, हमारी 7 हड्डियाँ होती हैं, तो उसके अंदर जो है किसी भी हड्डी में प्रॉब्लम आ सकती है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे क्या-क्या बीमारी ऐसी होती है जो जानलेवा हो सकती हैं। नंबर 1 पे आता है चोट। यदि गर्दन में हड्डी में चोट लग गई है, खासकर पहली दूसरी में, तो उसके अंदर क्या होता है, हड्डी टूट के पीछे नस पे चोट मारती है और नस पे चोट लगने की वजह से आपके हाथ-पैर चलने बंद हो जाते हैं। यदि कॉर्ड का कंप्लीट ट्रांज़ैक्शन मतलब टोटल डैमेज हो गया है, तो रिकवरी की कोई चांसेस नहीं होते हैं। ज़्यादातर पेशेंट को हम लोग नहीं बचा पाते हैं। कि हाँ, यदि टोटल ट्रांज़ैक्शन नहीं है, खाली कंट्यूजन हुआ है, जस्ट झटका लगा है, तो उस तरह के मरीजों के बचने की संभावना होती है। लेकिन इसमें अर्ली इंटरवेंशन का बड़ा रोल है और टाइमली इंटरवेंशन होनी चाहिए, देखते हुए पेशेंट की क्या कंडीशन है। दूसरा कारण हो सकता है यदि सर्वाइकल आपको माइलोपैथी है, जैसे अंदर गर्दन में नसों में दबाव आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आ जाता है, उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। डिजेनरेटिव भी हो सकता है, ट्यूमर भी हो सकता है और
वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा एक डिज़ीज़ जो श्रिंगोमाइलिया कहते हैं, वो भी हो सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि गर्दन के अंदर जब माइलोपैथी होगी तो उससे क्या है, हाथ-पैर में कमज़ोरी आनी शुरू हो जाएगी, साँस लेने में दिक्कत हो जाएगी, रेस्पिरेटरी मसल्स नहीं काम करेंगी पूरी तरह से, तो उससे जो है लाइफ़ को रिस्क बढ़ जाता है। तो इस तरह के पेशेंट को जितनी जल्दी हम डायग्नोज़ कर लेंगे और ट्रीटमेंट लाइन पे ले आएँगे, तो उतना ही जल्दी रिकवरी के चांसेस हो जाते हैं। यदि हम मरीज़ की डायग्नोसिस की बात करेंगे तो डायग्नोसिस के लिए सबसे बढ़िया तो एमआरआई टेस्ट है, लेकिन हमें एमआरआई के बाद भी अक्सर गर्दन की एक्स-रे की ज़रूरत पड़ती है और सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है। एमआरआई हमें क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिटेल में बताता है, स्पाइनल कॉर्ड की क्या पोज़ीशन है, कैनाल डायमीटर क्या है। लेकिन यदि हमने बोन के बारे में जानना है तो हमें एक्स-रे या सीटी स्कैन कराना पड़ता है, ताकि हमें सही पोज़ीशन सामने आ जाए। इसके अलावा यदि डिज़ीज़ आपको आप ट्यूबरकुलोसिस सस्पेक्ट कर रहे हैं या कुछ इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं तो ब्लड टेस्ट कराने पड़ेंगे और ब्लड टेस्ट की जैसी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से आगे डिसाइड करना पड़ेगा। यदि हम सुशील जी पूछ रहे हैं कि डू ऑल नेक कंडीशन रिक्वायर सर्जरी? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि हमारा जो पोस्चर रिलेटेड है या हमारा थोड़ा बहुत गर्दन में उम्र के हिसाब से हड्डी बढ़ गई है या थोड़ी बहुत डिस्क हिल गई है, इसका इलाज बड़े आराम से दवाओं से, फिजियोथेरेपी से, रेस्ट से किया जा सकता है। पोस्चर करेक्शन बड़ा इम्पोर्टेंट है। यदि हम पोस्चर करेक्ट कर लेते हैं, तो हमारी काफ़ी समस्या सॉल्व हो जाती हैं। तो मैं बता रहा था कि इसके अंदर जो है रोहित जी पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द मॉडर्न मेथड्स ऑफ नेक ट्रीटमेंट टुडे? वही मैं आपसे बात कर रहा था कि जैसे अपने को जो है एमआरआई कराते हैं और एमआरआई के अंदर नस पे दबाव निकल आता है, तो उसके अंदर हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। और ऑपरेशन के मेथड अलग-अलग होते हैं। यदि मान लो कम गर्दन में डिस्क हिली हो, और साथ में हमें एमआरआई में देखना पड़ता है कि प्रेशर आगे से है, पीछे से है। गर्दन यदि मान लो गर्दन में डिस्क हिली है लेकिन साथ में पीछे से पोस्टीरियर सेगमेंट में प्रेशर ज़्यादा है, तो कई बार हमें पीछे से ऑपरेशन करना पड़ता है। ये सारा इस पे डिपेंड करता है कि स्पाइनल कॉर्ड में प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा है। जैसे डिस्क खाली एक्युलोथी डिस्क है, तो उसके अंदर हमें आगे से एंटीरियर सर्वाइकल डिसेक्टमी करनी पड़ती है। आजकल ये लेप्रोस्कोपी से भी होने लग गई है और माइक्रोस्कोप तो हर सर्जरी में रिक्वायर्ड है ही है। पीछे की यदि हम देखें, यदि आपको स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर निकल आता है, तो उस या श्रिंगोमाइलिया निकल आता है या आपको जो है कॉर्ड कंप्रेशन है, पीछे की तरफ से ज़्यादा कॉर्ड कंप्रेशन है, तो हमें पीछे से ऑपरेशन करना पड़ता है और पीछे से सर्वाइकल लेमिनेक्टमी करके कॉर्ड का कंप्रेशन हटाते हैं। यदि ट्यूमर है, तो उसको निकाल के बायोप्सी के लिए भेजते हैं। तो इस तरह के पेशेंट में कोशिश ये रहती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि ट्यूमर जो है नस से पूरी तरह अटैच होता है, तो हमें कई बार थोड़ा बहुत देखना भी पड़ता है नस कितनी इम्पोर्टेंट है, क्या नस सैक्रिफाइस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से जैसे फिर बाद में जैसे बायोप्सी रिपोर्ट है उसके आगे फिर आगे ट्रीटमेंट डिसाइड होता है, भई आगे रेडियोथेरेपी होनी है या कुछ और होना है। बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो गर्दन में नसों में सूजन आती है, उनका इलाज दवाओं से ही हो जाता है। ये टाइम लगता है ठीक होने में, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। राम भगत जी पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब लक्षण होते हैं जिससे पता चल जाए कि अटैक नहीं गर्दन का दर्द है। देखिए जो हाथ में हमारे बाएँ तरफ गर्दन की वजह से यदि हाथ में दर्द आता है, तो चांसेस लोग हार्ट के पहरे बारे में पहले सोचते हैं। लेकिन हार्ट वाले में दर्द में क्या होता है कि कभी भी मरीज़ एक जगह हाथ लगा के नहीं बता सकता कि दर्द मेरे को यहीं है। हार्ट का दर्द बिल्कुल वेग होता है और कॉन्टिन्यूअस होता है। दूसरा क्या है कि हार्ट के दर्द में ज़्यादातर गर्दन में दर्द नहीं होता, गर्दन की मूवमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। इसके अलावा पेशेंट को हार्ट में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ की हिस्ट्री होती है और इसके अंदर जो हम ईसीजी करते हैं, वो हमारे लिए डायग्नोस्टिक होता है, जो हमें क्लियर कट बता देता है पेशेंट को हार्ट अटैक है, नहीं है। और इसके अलावा हम ब्लड टेस्ट करा के, ड्रॉप आई करा के कन्फर्म कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या दिक्कत है। देखिए, इसमें क्या है कि हमें ओपन माइंड रखना पड़ेगा। बीमारी कई बार क्या होता है, मल्टीपल तरह से मैनिफेस्ट करती है। हम सोचते कुछ है और बीमारी कुछ और निकल आती है। तो हमें अपने जब भी कोई बीमारी हो, कोई भी लक्षण है, उसकी जितनी भी बीमारी की पॉसिबिलिटी है, उसको दिमाग में रख के चलना चाहिए।
मैं आप लोगों को आज यही सलाह देना चाहूँगा कि आप अपनी गर्दन का ध्यान रखें। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, रेगुलर आप गर्दन की एक्सरसाइज करें, तकिया पतले से पतला लगाएँ, गर्दन आगे झुका के ज़्यादा काम ना करें। अपना मोबाइल और लैपटॉप जो ज़रूरी है वो यूज़ करें, जो नहीं ज़रूरी है उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर लें। उससे आपको काफ़ी समस्या का समाधान मिल सकता है। हम हर ट्यूसडे को इस तरह के मेडिकल टॉपिक से आपसे डिस्कस करते रहेंगे, ताकि आप लोग को हेल्थ के बारे में ज्ञान हो। और आपसे निवेदन रहेगा कि आप हमारे इसको फेसबुक को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो। जो हमारा नीचे स्क्रॉल में मोबाइल नंबर आ रहा है, मेल आईडी आ रही है, उस पे आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, ताकि उस क्वेरी पे हम आपको फिर रिप्लाई कर सकते हैं। वीके न्यूरोकेयर एंड ट्रॉमा रिसर्च सेंटर एक डेडिकेटेड न्यूरो सर्जिकल हॉस्पिटल है, जिसके अंदर स्टेट ऑफ आर्ट सारी फैसिलिटीज है और हम उसमें ब्रेन, स्पाइन ये सारी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन रहेगा, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार हमें कंसल्ट कर सकते हैं टेलीफोन पे या मोबाइल पे, और उसके हिसाब से फिर हम आगे आपको गाइड कर सकते हैं। नमस्कार।